रहे हैं मांग की मूल्य सापेक्ष की माप। मांग का जो मूल्य होता है उसकी सापेक्षता की माप कैसे की जाती है। तो मांग की मूल्य की सापेक्षता की जो माप होती है वो 3 विधियों के द्वारा की जाती है। नंबर 1 प्रोफेसर मार्शल की इकाई विधि जिसको कहते हैं, या फिर कुल व्यय विधि। ठीक है, कुल व्यय विधि भी इसको कहते हैं और प्रोफेसर मार्शल की इकाई विधि भी कहते हैं। दूसरा है फ्लक्स की इकाई विधि या आनुपातिक विधि भी कहते हैं इसको। तीसरा है बिंदु विधि या रेखा गणितीय विधि। रेखा गणित के माध्यम से जो विधि होती है उसको ये भी कहते हैं। तो नंबर 1 आ रहा है कुल व्यय विधि, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल की इकाई विधि। ठीक है, तो कुल व्यय विधि, इसका सूत्र होता है कुल व्यय विधि इक्वल टू कीमत इंटू मांग की मात्रा। कीमत को हम मांग की मात्रा से अगर कर देंगे तो कुल व्यय विधि निकल आएगी। अब आता है कि इस विधि के अंतर्गत जो कुल व्यय विधि है इसके अंतर्गत भी वस्तु की मांग की मूल्य सापेक्षता 3 प्रकार से व्यक्त की जाती है। अब आप लोग जरा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा हम पॉज कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। हाँ, इसमें कैसे की जाती है कि आखिर ये व्यय विधि की मूल्य सापेक्षता कैसे की जाती है। तो नंबर 1 इसमें आता है मांग की मूल्य सापेक्षता इकाई के बराबर। इसका फॉर्मूला है EP = 1 इकाई। देखिए इकाई विधि है, प्रोफेसर मार्शल की इकाई विधि है, इसलिए ये EP = 1। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक दशा में समान रहती है। तो मार्शल के अनुसार मांग की लोच की 1 इकाई बराबर होगी, जबकि वस्तु की अलग अलग मूल्यों पर कुल व्यय अर्थात मांग की मात्रा तथा कीमत का गुणनफल निरंतर एक सा बना रहता है। दूसरे शब्दों में हम अगर इसको कहेंगे कि जब मूल्य घटने पर, मूल्य जो है मूल्य घटने पर या बढ़ने पर, दोनों बातें कह सकते हैं, मूल्य के घटने पर या बढ़ने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जैसे इस तालिका में तुम लोग देख रहे हो कि किसी ने कॉपियाँ खरीदी, उसका मूल्य 20 रुपये था, डिमांड थी 150 की। ठीक है, तो हमने इस सूत्र के मुताबिक इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 3000 रुपये आया। फिर किसी ने कॉपियाँ खरीदी 15 रुपये मूल्य पर, उसने 200 की करी, इतनी आ गया। फिर 10 रुपये की करी, 300 करा तो 3000। यानी प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक उसमें ये समान इसका गुणनफल आ रहा है, समान आ रहा है। अतः मांग की मूल्य सापेक्षता की माप EP = 1 हो गई। ये कुल व्यय विधि जो प्रोफेसर मार्शल की थी, ये पहली व्यय विधि थी कि मूल्य सापेक्षता की इकाई ये बराबर होनी चाहिए। दूसरी आ रही है कि मूल्य की सापेक्षता इकाई से अधिक होती है, EP > 1। ठीक है, तो ये अधिक होती है, कैसे होती है, इसमें देखो कि जब मूल्य घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, जब कीमत कम होती है और व्यय बढ़ जाता है, तो या फिर मूल्य के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है, तो मांग की लोच अधिक होती है। जैसे इसमें उदाहरण के द्वारा ही देखो कि जैसे कॉपियाँ हैं, वही वाला 20 हमने कॉपियाँ जो है ली और 200 की डिमांड थी, हमने गुणनफल किया 400। फिर 15 रुपये की कॉपी हुई, मांग करी गई 400, तो और हमने इसका गुणनफल किया 6000। ठीक है, मूल्य कम हो रहा है लेकिन मांग बढ़ रही है और गुणनफल भी इसका जो है वो ज़्यादा आ रहा है, कुल व्यय क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। 10 हमने रुपए थी, 800 की डिमांड हुई है और 8000 आ रहा है। तो यानी मूल्य घटने पर कुल व्यय लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कुल खर्चा हमारा बढ़ता ही जा रहा है, EP > 1। ठीक है, अब इसका तीसरा आता है कि मांग की मूल्य सापेक्षता इकाई से कम होनी चाहिए, यानी स्मॉलर देन होनी चाहिए। कैसे, जब कॉपियाँ जो हैं इसमें कैसे क्या होता है कि जब मूल्य घटने पर कुल व्यय भी घटता है अथवा मूल्य बढ़ने पर व्यय भी बढ़ता है, तब मांग की मूल्य लोच इकाई से कम होती है। कैसे, जैसे कॉपियाँ 20 रुपये का मूल्य पर 250 की डिमांड करी, हमने गुणनफल लेके 5000 निकाला। फिर 15 रुपये की कॉपियाँ थी, 260 डिमांड करी तो 15 × 260 इतना आया।
फिर 10 रुपये की हुई तो 270 मांग थी तो इतना आया। यानी मूल्य के घटने पर कुल व्यय भी लगातार घट रहा है। इसी तरह से मूल्य के बढ़ने पर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, स्मॉलर देन, यानी इकाई से कम है, EP स्मॉलर देन 1। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद हम आते हैं अगली पर। तो इसमें तुम लोग देखो अनुपातिक रीति यानी फ्लक्स की प्रतिशत रीति। ठीक है, फ्लक्स की प्रतिशत रीति, इसको इस तरह से रख दें तो तुम लोग को दिखेगा, है ना। हाँ, अब आ रहा है ना क्लियर। हाँ, इस तरह से करते हैं। फ्लक्स की जो है वो है इस रीति में के अंतर्गत मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन और मूल्य का जो प्रतिशत परिवर्तन की तुलना की जाती है। इसमें क्या होता है कि मांग में जो मूल्य प्रतिशत है और जो प्रतिशत परिवर्तन में है, इसकी तुलना की जाती है। तो मांग की मूल्य सापेक्ष मूल्य प्राप्त करने पर फ्लक्स ने कौन सा एक सूत्र दिया है, मांग की कीमत की लोच EP = मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मूल्य में आएगा, वही मुझे भी कंफ्यूजन कुछ लगा था। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसको हम एक तालिका के द्वारा समझते हैं। वैसे एक बात ये कि याद रखने की है कि वस्तु का मूल्य उसकी मांग में परिवर्तन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी मूल्य अधिक होता है तो मांग कम होती है, मूल्य कम होता है तो मांग ज़्यादा होती है। इसका विपरीत संबंध होता है, दिशा में होते हैं। अतः जिस दिशा में मूल्य परिवर्तन का प्रतिशत मापा जाता है उसके विपरीत दिशा में मांग का परिवर्तन प्रतिशत मापा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप तालिका के द्वारा देखते हैं कि मूल्य में 30% की कमी हुई, मांग में 30% की वृद्धि हुई। ठीक है, जब मूल्य में कमी हो गई तो इसमें वृद्धि हुई। अब हमने इसका जो ये था, इसका हमने सूत्र निकाला, मांग में प्रतिशत में कमी, मूल्य में प्रतिशत में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन करा तो इसमें हमने डिवाइड किया, इसको हमारा 1 आया। तो EP = 1। ठीक है, यहाँ क्या हो गई, लोचदार मांग। फिर मांग में कमी हुई, इसमें वृद्धि हुई, मांग में मूल्य में कमी हुई, मांग में वृद्धि हुई। अब इसको हमने डिवाइड किया 2, तो ये क्या हो गया, अधिक लोचदार। ठीक है, यहाँ अधिक हो गई। अब इसमें क्या हुआ, 30% कमी हुई, इसमें 15% वृद्धि हुई मांग में। इसको हमने डिवाइड दिया, ये 0.2 आया। तो ये क्या हो गया, इकाई इसमें बढ़ी, तो बेलोचदार मांग हो गई। तो इस तालिका से हमको दिख रहा है कि लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग और बेलोचदार मांग, तीनों मांगों का इसमें बताया गया है। अब आती है तीसरी विधि, बिंदु विधि। इसको रेखा गणितीय विधि भी कहते हैं। इसका जो रेखा गणित है तो इसके आधार पर है, तो यानी ग्राफ के आधार पर होगा। तो बिंदु का प्रयोग जो है, बिंदु रीति का प्रयोग बोल्डिंग के द्वारा किया गया था। इस विधि के अनुसार मांग वक्र के जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है वहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है। ठीक है, जहाँ पर हम मांग की गणना कर रहे हैं वहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है। अब उन दोनों अक्षांशों तक बढ़ाकर उसे, जो ये स्पर्श रेखा हमने खींची है, इसको हम अक्षांशों तक बढ़ा देंगे। ये अक्षांश है ना, ये x अक्षांश है, ये y अक्षांश है, तो इसके इधर तक हम बढ़ा दिया जाता है। अब दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा निचली और ऊपरी भाग की लंबाई ज्ञात करके मांग की लोच ज्ञात की जाती है। हमने एक मांग वक्र बनाया, एक स्पर्श रेखा खींची, उसको अक्षांशों तक जोड़ दिया। जब जोड़ने के बाद हम फिर तब देखते हैं कि इसकी मांग की लोच का किस तरह से निकालेंगे। नीचे का भाग, यानी ये जो स्पर्श हम यहाँ जा कर रहे हैं, इसका नीचे का भाग ये हो गया, ऊपर का भाग ये हो गया। तो नीचे का भाग अपॉन ऊपर का भाग, यानी PK/PR, यही तो हुआ, PK/PR। इतना तो क्लियर हुआ ना। इस विधि में जैसे तुम लोगों का दिख रहा है कि इस में जो P है, ये बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो P बिंदु का मूल्य स्पर्श करती हुई रेखा जो हमने R और K खींची थी, ये जो है हमें बता रही है। तो विचाराधीन बिंदु कौन सा हो गया, P।
विचाराधीन बिंदु कौन सा हो गया, P। स्पर्श रेखा के निचले और ऊपरी भाग की हम लोच ज्ञात करेंगे, तो वो लोच हमारी इस तरह से ज्ञात होगी। ठीक है, तो चित्र में जो DD ये जो मांग वक्र बना है, ये DD मांग वक्र है, इसको हम मांग वक्र कहेंगे। मांग वक्र, ये मांग वक्र है। इसके किसी भी दिए हुए बिंदु पर अर्थात दिए हुए मूल्य पर जो है वो मांग का मूल्य यानी सापेक्ष मांग के मूल्य की सापेक्षता यानी EP ज्ञात की जा सकती है। अब एक लास्ट में ये जो आ रहा है, इसको एक देखो, इसमें सारी मांग की जितनी भी लोच वो हैं प्रकार हैं, वो सारे इकट्ठे दिख रहे हैं। ये ग्राफ है, ग्राफ को ध्यान से देखो। इसमें ग्राफ में y अक्षांश, x अक्षांश O और ये DD है, ये हमने पूरी खींची। तो इसमें इस तरह से यहाँ पर A बीच में बिंदु है और A किस तरह से कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे लोच हो रही है बताते हैं। यदि A मांग वक्र पर A मांग वक्र पर मध्य बिंदु है और स्पर्श रेखा दोनों भागों में बराबर है, तो मांग की लोच क्या होगी, EP इक्वल टू 1, यानी मूल्य सापेक्ष इसकी मांग होगी। दूसरा है, यदि A वक्र के मध्य से जरा ऊपर की ओर खींची हो, थोड़ा सा ऊपर की ओर, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की ओर अगर हो, तो निचला भाग बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा तो निचला भाग बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया ना, तो ये निचला भाग बड़ा हो जाएगा, ऊपर का भाग छोटा हो जाएगा। तो A की मांग पर मूल्य की लोच की इकाई क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो अत्यधिक मूल्य सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक मूल्य सापेक्ष हो जाएगा। अब तीसरा इसका पॉइंट आता है कि अगर A बिंदु से के नीचे, मध्य से नीचे की ओर निचला स्पर्श कर रहा हो, यहाँ पर कहीं स्पर्श कर रहा हो, तो क्या होगा कि वो नीचा हिस्सा छोटा हो जाएगा और ऊपर हिस्सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी, यानी EP स्मॉलर देन 1, मूल्य निरपेक्ष हो जाएगा। अब आता है कि यदि P पर मांग की लोच अनंत है, यहाँ पर मांग की लोच अनंत है, यानी EP इक्वल टू, ये साइन लग जाएगा। और क्योंकि इस बिंदु पर ऊपरी भाग की लंबाई क्या है, 0 है, इसकी लंबाई तो यहाँ जाके 0 हो ही गई ना, तो 0 है, इसलिए जो है ये बिल्कुल अनंत हो जाएगा। यानी ये यहाँ पर जो है वो यहाँ की लंबाई जो है वो पूरी हो गई और ऊपर की लंबाई इसमें रह नहीं गई है, तो EP इक्वल टू साइन। अब फिफ्थ आता है कि यदि यहाँ पर होती है, Q पर होती है, तो क्या होगा, इस बिंदु पर निचले भाग की लंबाई 0 हो जाएगी, यानी ये निचला भाग तो रह ही नहीं जाएगा, बस ऊपर ही ऊपर का रह जाएगा। तो EP क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, 0 के बराबर। तो मांग की लोच में क्या होता है कि मूल्य सापेक्षता की 3 सीढ़ियाँ जो होती हैं कि मूल्य निरपेक्ष यानी बेलोचदार मांग, ये अनिवार्य वस्तुओं पर होती है। इसमें मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग के अनुपात में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। ठीक है, बहुत ही कम परिवर्तन होता है, इसको कहते हैं मूल्य सापेक्ष। किसको कहते हैं, जिसमें आरामदेह चीज़ें होती हैं। इसमें मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग के समानुपातिक परिवर्तन होता है, यानी यहाँ बराबर होता है कि हाँ बराबर की मात्रा में परिवर्तन होता है। अत्यधिक मूल्य सापेक्ष यानी लोचदार मांग, ये विलासिता की चीज़ों पर आता है। इसमें क्या होता है, मूल्य में तनिक सी भी कमी होने पर मांग में अनुपात से अधिक परिवर्तन हो जाता है। अत्यधिक मूल्य सापेक्ष जो है ये है, यहाँ पर क्या है, EP ग्रेटर देन, ठीक है।